हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीटेट एग्जाम के लिए ईवीएस पेडागोजी की क्लास लेके आऊँ। जैसा कि आप सबको पता है कि ईवीएस पेडागोजी के लिए ये आपको ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है जो आपको बोर्ड के द्वारा दिया गया है। इसमें ईवीएस पेडागोजी के अंतर्गत आपका पहला टॉपिक दिया पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में आपने पढ़ा था कि आपने पर्यावरण के अंतर्गत बच्चों को पढ़ाना क्या है। जैसे आपके अंशेप में बोला गया है कि विज्ञान व सामाजिक विज्ञान दोनों की शिक्षा में क्या करनी है, पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत देनी है। दूसरा टॉपिक था अधिगम का सिद्धांत। अधिगम का तात्पर्य क्या होता है, सीखना। तो इस टॉपिक में आपने पढ़ा कि आप बच्चों को जो सिखा रहे हैं, जो भी चीज़ें सिखाने, तो उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं। जैसे आप कोई भी नई चीज़ सिखाते हैं तो उसके क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, उन्हीं के आधार पर तो सिखाया जाता है। तो ये आपने दूसरे टॉपिक में पढ़ा। तीसरा टॉपिक था विज्ञान व सामाजिक विज्ञान में संबंध व उनके क्षेत्र। इस टॉपिक को भी आप पढ़ चुके हैं। चौथा टॉपिक तो आपका पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के तरीके। इस टॉपिक को भी आप पढ़ चुके हैं। इसमें आपने पढ़ा है कि बच्चों को जब ईवीएस पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना है, कौन सी विधियों का प्रयोग करना है जिससे रुचिपूर्वक सीख सकें। पांचवा टॉपिक था गतिविधियां और प्रयोगात्मक कार्य। इसमें मैंने आपको बताया था कि जब शिक्षण करना है तो सिर्फ शिक्षण नहीं करना, शिक्षण के साथ साथ क्या करना है, कुछ गतिविधियां आयोजित करते रहना है। कुछ जैसे प्रयोगशाला विधि, प्रायोगिक विधि, ये सारी विधियां करते हैं, क्योंकि जब ये सारी एक्टिविटी बच्चे करेंगे तो ज़्यादा सक्रिय होते हैं। सक्रिय होकर जो ज्ञान सीखते हैं, स्वतः करके सीखने का प्रयास करते हैं, तो उनका ज्ञान स्थायी हो जाता है। ये 5 टॉपिक आप पढ़ चुके थे ईवीएस पेडागोजी के अंतर्गत। आज आपका जो 6 चैप्टर है सीसीई सतत व व्यापक मूल्यांकन, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने इससे पहले के 5 टॉपिक के वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर सारे वीडियो देख लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो की आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, जिससे हम अपने सीटेट एग्जाम के प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपका 6 चैप्टर है सतत व व्यापक मूल्यांकन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीसीई भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले पढ़ते हैं सतत व व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। और सतत व व्यापक मूल्यांकन से पहले आपको पता होना चाहिए कि मूल्यांकन ही क्या होता है। पहले तो यही पता होना चाहिए, तब तो पता चल पाएगा कि सतत मूल्यांकन क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन क्या है, इसका विस्तृत रूप से अवधारणा क्यों हुई। तो इससे मूल्यांकन, मूल्यांकन आपका क्या होता है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन। इसको अगर हम तोड़ने की कोशिश करें तो इसमें 2 शब्द आपको मिलेंगे, मूल प्लस अंकन। अब आपको पता है जो मूल्य क्या होते हैं, आप सबने सुनते होंगे रोजमर्रा की भाषा में। मूल्य क्या होते हैं, वैल्यू, किसी चीज की वैल्यू जो होती है, गुण है, किसी भी वस्तु में किसी की वस्तु के गुण है, कोई विशेषता, कोई किसी और चीज के जो मापन अंकन करते हैं, वही तो आपके होता है, उसका मूल्यांकन होता है। जैसे जब मैंने आपको सीडीबी पढ़ाया था तो मैंने मापन व मूल्यांकन के टॉपिक में आपको डिटेल से समझाया था। अब मूल्यांकन में क्या होता है, जैसे आपने कहा कि क्लास में एक बच्चा है, उससे आपने बोला कि आपके 50 में 45 नंबर आए, ठीक है, और ये नंबर क्या है, रसीता से आपके 5 नंबर ज़्यादा है। तो आपने क्या कर दिया, उसका मूल्यांकन कर दिया। पहले आपने उसको बताया कि बेटा आपके 50 में क्या है, 45 नंबर आए हैं आपके साइंस में। आपने सिर्फ उसको इतना बताया कि बेटा आपके साइंस में 45 नंबर आए, आपका पूर्णांक 50 का था। तो आपने क्या किया कि उसका मापन किया कि उसमें ये गुण है, कि उसकी में ये विशेषता है, इसको सिर्फ उसको बताया, तो क्या हो गया, मापन हो गया। फिर आपने उसे बताया कि बेटा आपके 45 नंबर जो है सीता से 5 नंबर ज़्यादा है। सीता से 5 नंबर ज़्यादा है तो मतलब सीता के कितने आए, 40 नंबर आए। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 2 समान वस्तुओं के मध्य कंपेरिजन, तुलना कर दिया। अब जब जो समान वस्तुओं, समान गुण, समान विशेषता के आधार पर जब 2 के मध्य आप तुलना करते हैं तो क्या होता है, मूल्यांकन। तो आपने यहाँ पे क्या किया, मूल्य का अंकन किया कि साइंस उसको भी आती है, साइंस आपको भी आती है, लेकिन आपके उससे ज़्यादा नंबर आए, तो मतलब आपको ज़्यादा साइंस आती है, यहाँ पे ये मतलब हुआ ना। तो यहाँ पे आप क्या कर दिया, उसको मूल्य का अंकन कर दिया कि परीक्षा में आपने सीता से 5 नंबर अधिक प्राप्त किए। तो ये आपका क्या होता है, मूल्य का अंकन। आप सरल शब्दों में समझिए, मापन क्या होता है, किसी भी चीज को जान लेना कि उसमें एक गुण है, वो क्या होता है, मापन है। अब आप ये जानने की कोशिश करें गुण उससे कितना कम है, उससे कितना ज्यादा है, ये क्या है, मूल्यांकन है। आशा है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं मूल्यांकन की परिभाषा। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों व अधिगम में प्रयुक्त की जाने वाली वृद्धियों प्रविधियों की जांच की जाती है। अब कह रहे हैं कि आपने वैसे तो जान लिया मूल्यांकन होता क्या है,
तो हम मूल्यांकन का शिक्षा में प्रयोग क्यों करते हैं? मूल्यांकन का हम एजुकेशन में एक टीचर क्यों प्रयोग कर रहा है? मूल्यांकन के दौरान हम और भी क्या चीज़ें जानते हैं कि अधिगम प्रक्रिया के जानते हैं कि बच्चे ने सीखा कि नहीं सीखा। जैसे आपने कोई एक पाठ पढ़ा देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर बच्चे सारे क्वेश्चन का आंसर दे देते तो आप तो समझ जाते कि बच्चे को आया तभी आंसर दिया। अगर बच्चे आंसर नहीं दे पाते तो आप समझ जाते हैं ना कि बच्चे को नहीं आया, या जिस टॉपिक का नहीं दे पा रहे तो वो टॉपिक नहीं समझ में आया। तो ये किसके द्वारा हो गया? मूल्यांकन के द्वारा। इसके अलावा मूल्यांकन के द्वारा आप ये भी तो जांचते हैं अधिगम प्रक्रिया में जो आपने विधि का प्रयोग किया था। जैसे मान लीजिए इसको पढ़ाने के लिए आपने भाषण विधि का प्रयोग किया। अब आपको भाषण विधि से अगर मान लीजिए नहीं समझ में आया तो इससे हमें क्या पता चला, एक टीचर को पता चला कि ये विधि उपयुक्त नहीं, तभी तो बच्चे को नहीं समझ में आया इस विधि से। तो हमें तुरंत क्या कर देना है, अपनी विधि को बदल देना है। अब जैसे आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो हम सकते हैं कि पिक्चर लगा के आपको उसकी इमेज लगा के समझा, उससे आसानी से समझ में आए। उससे नहीं समझ में आ रहा आपको किसी दूसरे मेथड से समझाना है। एक टीचर को हमेशा ध्यान रखने कि बच्चे को जिस विधि से समझ में उसको उस विधि से समझाने का प्रयास करना है। तो मूल्यांकन से आपको ये भी समझ में आया कि आपने जो विधि, आप जो प्रविधि का प्रयोग कर रहे हो वो सही है कि नहीं, उससे बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो आपको तुरंत क्या करना है, चेंज कर देना है। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती है? मूल्यांकन से। ठीक, अब आपके एडम्स महोदय ने एक परिभाषा दी है मूल्यांकन की, तो चलिए पढ़ते हैं एडम्स ने क्या कहा। एडम्स ने कहा कि किसी प्रक्रिया द्वारा किसी गुण अथवा वस्तु के महत्व को निर्धारित करना ही क्या? मूल्यांकन। एडम्स ने कहा मूल्यांकन वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी वस्तु का गुण, किसी वस्तु का महत्व को निर्धारित करते हैं कि इसमें इतना गुण, इससे ज़्यादा, उससे कम है। यही सारी प्रक्रिया क्या होती है? मूल्यांकन होती है। किसने बोला था? आपके एडम्स महोदय ने। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन वैसे तो आप अलग अलग टाइप से करते हैं, मूल्यांकन में अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, लेकिन मुख्यतः मूल्यांकन के 3 प्रकार होते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस तरह से। पहला क्या होता है? रचनात्मक मूल्यांकन। दूसरा क्या होता है? योगात्मक मूल्यांकन। तीसरा क्या होता है? निदानात्मक। निदानात्मक को मूल्यांकन में भी रखते हो। कई बार क्या होता है, आप जैसे पढ़ते हैं कि निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण विधि ये दोनों में आती है। तो पहले हम पढ़ते हैं रचनात्मक मूल्यांकन क्या होते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? जो अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलता रहता है, जिससे आप क्या बोलते हैं? एफए बोलते हैं, फॉर्मेटिव असाइनमेंट बोलते हैं। ये क्या होता है? अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलता रहता है। जैसे आप सब जानते हैं स्कूल में क्या होता है, हमारे एफए होते रहते हैं, एसए होते रहते हैं। एफए आपका क्या होता है? रचनात्मक मूल्यांकन। कि जैसे आपने बच्चे को क्या किया, 5 टॉपिक पढ़ा दिए या 1 टॉपिक 2 टॉपिक आप निश्चित कर लेते हैं, उसको पढ़ाने के बाद तुरंत उसका टेस्ट ले लेते हैं। इस टेस्ट से आपको क्या पता चलता है कि बच्चे को जो आपने पढ़ाया वो सीखा कि नहीं सीखा। अगर नहीं सीखा तो आप उसके लिए रेमेडियल टीचिंग या अलग अलग टीचिंग की व्यवस्था करेंगे। ये सब किस में होता है? रचनात्मक मूल्यांकन में। कि आप उसको रेमेडियल टीचिंग करवा सकते हैं या कोई दूसरा मेथड का प्रयोग करके उसको सिखा सकते हैं। ये सब किसके द्वारा? रचनात्मक मूल्यांकन। तो रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? वह प्रक्रिया, कई बार उसको आकलन भी दे पूछ सकते हैं, वह प्रक्रिया जो अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलती रहती है। कौन सा मूल्यांकन होता है? तो आपका रचनात्मक मूल्यांकन होता है। और आपका दूसरा कौन सा? योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? एक निश्चित पाठ्यक्रम के समाप्त होने के पश्चात ही ले, जैसे आपकी वार्षिक परीक्षा होती है कि पूरा पाठ्यक्रम समाप्त हो जाता है तब हम मूल्यांकन करते हैं। इस मूल्यांकन का उद्देश्य ये नहीं होता कि बच्चे को सिखाना है, पूरा आकलन करना होता है। बच्चे ने जो सीखा, इसमें अगर सीख गया तो पास हो गया तो उसको आगे प्रमोट कर देते, नहीं सीखा तो क्या करते, उसको पुनः उसी कक्षा में या कोई दूसरी व्यवस्था होती है। तो ये आपका कौन सा होता है? योगात्मक मूल्यांकन। जैसे आपकी वार्षिक एनुअल एग्जाम होते तो कौन से? योगात्मक मूल्यांकन। और रचनात्मक में कौन से आएंगे? जैसे आप दैनिक परीक्षा ले लें, साप्ताहिक परीक्षा ले लेते हैं, तिमाही परीक्षा ले लेते हैं, ये आपके सबके कौन से? रचनात्मक मूल्यांकन है। अब अगला होता है आपका निदानात्मक। निदान का तात्पर्य क्या होता है? जानना। सरल शब्द में अगर निदानात्मक का समझने की कोशिश करें तो जानना होता है। अब जानना क्या होता है? निदानात्मक मूल्यांकन में आप ये जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चे को समस्या क्या है, बच्चे को क्या नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। ये आपका क्या होता है? निदानात्मक मूल्यांकन। यह जानने के लिए आप जो प्रश्न पूछते हैं, जो एक्टिविटी करा के समझने की कोशिश करते हो, आपका क्या होता है? निदानात्मक मूल्यांकन। अगर आपसे कभी पूछते हैं कि निदान में हम क्या करते हैं, तो समस्या को जानने की कोशिश करते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि समस्या का समाधान हम किस में करेंगे, तो उपचारात्मक में करते हैं। इस चीज़ को याद रखना। निदानात्मक में हम समस्या को जानने का प्रयास करते हैं और उपचारात्मक में उस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो आपने इस तरह से मूल्यांकन को समझा।
अब चलिए पढ़ते हैं मूल्यांकन की विधियाँ। मूल्यांकन की विधियों से पहले हम समझ लें कि जैसे मूल्यांकन करते हैं तो बच्चों से प्रश्न किस तरह से पूछते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है, अधिकतर एग्जाम्स कैसे होते हैं, रिटर्न होते हैं बहुत सारे। जैसे स्कूल स्तर में होता है, लिखित परीक्षाएं होती हैं, उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ वेरी शॉर्ट होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ अलग तरह से क्वेश्चन होते हैं, ये आपके एग्जाम में होता है। अब आप मान लीजिए क्लास में क्वेश्चन पूछने हैं, तो क्लास में जैसे आपसे एक पूछे थे मुक्त अंत वाले प्रश्न, दूसरे होते हैं बंद अंत वाले प्रश्न। तो कई बार आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मुक्त अंत वाले प्रश्न कैसे होते हैं, मुक्त अंत वाले प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिनमें क्या होता है, हर बच्चे का उत्तर अलग अलग हो सकता है। बच्चे अपने स्वाविवेक, अपने इच्छा से, मतलब उनके जो विचार हैं उसके आधार पर उत्तर देता है, वो क्या होता है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। जैसे आप बच्चे से कह सकते हैं मेरे प्रिय त्योहार पे कोई वाक्य लिखे, तो हर बच्चे का हो सकता है त्योहार अलग हो। मान लीजिए त्योहार एक ही है तो हो सकता है कि अलग अलग वो एक्टिविटी बताएं। जैसे कोई दिवाली के बारे में लिखेगा, कोई होली के बारे में, कोई ईद के बारे में, कोई लोहड़ी के बारे में, अलग अलग त्योहार के बारे में। तो ये आपके क्या हो गया, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। अब आप मान लीजिए बच्चे से आपने पूछा कि, अब हम पढ़ते हैं बंद अंत वाले प्रश्न। आपने बच्चे से पूछा कि क्या होता है कि दिल्ली किसकी राजधानी है, तो हर बच्चे को आंसर क्या होगा, इंडिया, भारत की तो राजधानी है। तो ये क्या हो गया, बंद अंत वाला प्रश्न। बंद अंत वाला क्या होता है, चाहे जितने बच्चों से क्वेश्चन पूछ लें, हर बच्चे का आंसर क्या होगा, एक ही होगा। ये कैसे होते हैं, बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं। जैसे आप पूछ लीजिए कि 7 में 2 जोड़ने से क्या होता है, तो आप कितने भी बच्चों से क्वेश्चन ही पूछेंगे, सबका आंसर क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो ये कैसे होते हैं, बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं। अब आपसे ऐसे पूछ लेगा कि 9 कितने से बना है। अगर आपने ऐसे पूछ लिया बच्चे से कि 9 कितने से बना है, तो सब बच्चे का अलग अलग आंसर हो सकता है ना। कोई कहेगा 6 + 3 से बना है, कोई कहेगा 7 + 2 से, कोई कहेगा 4 + 5 से, इसमें से कोई कह सकता है 8 + 1 से। सारे बच्चे सही तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या है, हर बच्चे का आंसर अलग अलग है। तो ये कैसे, मुक्त अंत वाले प्रश्न है। और आपके बंद अंत वाले प्रश्न कैसे होते हैं, जिसमें क्या होता है, हर बच्चे का आंसर एक ही हो, उसका क्या होता है, एक निश्चित उत्तर होता है, वो आपके क्या होते हैं, बंद अंत वाले प्रश्न। इस चीज को याद रखना, आपके सीटेड एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब चलिए, अब हम पढ़ते हैं मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी होती हैं। मुख्यतः मूल्यांकन की पहली मुख्य विधि है आत्म प्रतिवेदन। आत्म प्रतिवेदन क्या होता है कि मतलब जैसे आप सबने कोर्ट वगैरह में देखा होगा या सुना होगा, उसमें नहीं कहते कि मैं गीता की शपथ लेता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, ऐसा बोलते। तो उसमें क्या होता है, आत्म प्रतिवेदन करते हैं, वो स्वयं से कहते हैं कि हम सही ही बोलेंगे। ये क्या होता है, आत्म प्रतिवेदन होते हैं। तो ऐसे आप कई बार बच्चों से कहते हैं ना, बेटा आपको सही बोलना है, बिल्कुल सही बताना है, ऐसा करना है, झूठ नहीं बोलना है इस बारे में, तो आप उससे क्या करवा रहे हैं, आत्म प्रतिवेदन। दूसरी क्या होती है, साक्षात्कार। जैसे आप देखते हैं कि एग्जाम्स में क्या बात होती है, कई बार क्या होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में क्या होता है, आप उससे बातचीत करते हैं, उसके कुछ देर बाद संप्रेषण कला, उन सबसे समझ जाते हैं कि कैसी इसकी संप्रेषण कला है, कैसा उसका व्यक्तित्व है, ये सब चीज़ें समझ जाते हैं। तो क्या होता है, साक्षात्कार होता है। फिर अगला क्या होता है, अवलोकन। कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ अवलोकन करते हैं। जैसे बच्चा गेम्स में कैसा है, स्पोर्ट्स में, तो आप क्या करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, उसको देखते हैं कैसा खेल रहा है, किस तरह से खेल रहा है, तो आप समझ जाते हैं कैसा प्लेयर है, क्या है, अलग अलग चीज़ें आप क्या करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं। और अगली क्या होती है, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो भी क्या होती है, मूल्यांकन की एक विधि होती है। जैसे पोर्टफोलियो क्या होता है कि मैंने इससे आपको पहले समझाया था कि पोर्टफोलियो में क्या होता है, एक संग्रह बनाते हैं बच्चों का, उनके जो विचार हैं, उनके जो रिकॉर्ड होते हैं, उन सबको क्या करते हैं, उनके सीखने के लिए जो अधिगम सामग्री है, कुछ और चीज़ें, उन सबका एक संग्रह बना के रखते हैं। ये आपका क्या होता है, पोर्टफोलियो। तो कई बार क्या होता है, आप बच्चे का पोर्टफोलियो उठा के देख सकते हैं कि जैसे आप मान लीजिए कि अभी तक देखा कि कोई बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो गई स्कूल में एग्जाम्स में, लेकिन आपने देखा कि पोर्टफोलियो में जाके देखा कि इससे पहले की क्लासेस तक तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, उसके नंबर्स बहुत अच्छे आते रहे, वो हर सब में एक्टिविटी में भाग लेता रहा। तो आपने देखा अचानक उसकी ऐसी क्या वजह होगी कि उसकी क्या हो रही, परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो रही। तो आपने किससे देखा, पोर्टफोलियो से देखा कि अभी तक तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन आप खराब हो गई। तो अब आप जानने की कोशिश करेंगे, ऐसा तो नहीं कि गलत मित्रों की संगत में है, या उसको कोई हेल्थ इशू है, उसकी तबीयत खराब है, कोई और दिक्कत है, या कई बार हो सकता है परिवार का माहौल ऐसा होता है कि माता पिता के बीच झगड़े होते रहते हैं, परिवार का तनावपूर्ण माहौल होता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे को दिक्कत समस्या होने लगी। तो आप सबको एक टीचर का मुख्य उद्देश्य होता है ये सब जानने का प्रयास करना, निदान करना, फिर उसकी समस्या का उपचार करना। या आप किसके द्वारा, पोर्टफोलियो के द्वारा भी कर सकते हैं।
अगला क्या होता है, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल से जैसे आप सबने देखा हो ऐप होता है कोई भी, तो उस ऐप में आपको नीचे दिया होता है ना रेट देने का कि आप कितना इसको रेटिंग स्केल में देना चाहेंगे, 1 स्टार, 2 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ऐसे होता है ना। तो ये क्या होती है, आपकी रेटिंग स्केल होती है। तो कई बार क्या होता है, बच्चों की रुचियों का मापन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसके पास काफ़ी सारे ऑप्शन दे दीजिए। उसमें आप कर सकते हैं कि बेटा आप इसको रेटिंग देने की 1 नंबर किसको देंगे, 2 नंबर किसको देंगे, 3 नंबर किसको देंगे। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बच्चे की रुचि कैसी, उसको क्या है। रुचि के आधार पर जब शिक्षण कार्य करेंगे तो बच्चा आसानी से सीख जाएगा। ये सब क्या होती है, मूल्यांकन की प्रमुख विधियाँ होती हैं। इसके अलावा आपका एक होता है एनाडॉक्टल रिकॉर्ड। एक बार एनाडॉक्टल रिकॉर्ड से क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। पहले बात तो एनाडॉक्टल रिकॉर्ड में प्रकृति क्या है। एनाडॉक्टल रिकॉर्ड में क्या कहते हैं, बच्चे के साथ घटित होने वाली अचानक कोई मनोवैज्ञानिक घटना जिसका बच्चे के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा, उसका रिकॉर्ड रखते हैं। इसके अलावा बच्चे के परिवार का, उसके मित्रों का, सबका ब्यौरा रखते हैं। कई बार क्या होता है, इसे केस स्टडी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, केस स्टडी। इस चीज़ को याद रखना। कई बार आपसे ऐसे पूछ सकते हैं केस स्टडी में क्या करते हैं। केस स्टडी में क्या करते हैं, बच्चे का, उसके परिवार का, सबके ब्यौरे का अध्ययन करते हैं। किसमें, केस स्टडी में। क्योंकि कई बार क्या होता है, एनाडॉक्टल रिकॉर्ड में इन सबका रखते हैं कि कई बार क्या होता है, बच्चों के साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। कई बार बच्चों के साथ कुछ ऐसी घटना होती है जिससे काफ़ी गुमसुम हो जाते हैं या कोई और अलग घटना हो जाए, तो उसका रिकॉर्ड रखते हैं। कि हो सकता है कई बार कुछ दिन बाद उस बच्चा सामान्य हो गया लेकिन भविष्य में फिर उस घटना का उसके ऊपर असर पड़े, तो इसलिए उसका रिकॉर्ड रखते हैं एनाडॉक्टल रिकॉर्ड में कि भविष्य में ऐसी कोई घटना होती है तो आप उससे समझ सके कि नहीं इस बच्चे के साथ ऐसी घटना हो चुकी है। तब उसका आप कारण ढूंढने में आसानी से कारण ढूंढ सकते हैं। जब कारण सही पता चलेगा तो समाधान अच्छे से कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं सतत व व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, जो आज आपका टॉपिक है। अभी तक तो आपने पढ़ा मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन की विधियाँ क्या होती है, बंद अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं, मुक्त अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं, ये सब पढ़ा। जबकि आज का टॉपिक आपका सतत व व्यापक मूल्यांकन। तो अब हम पढ़ते हैं सतत व व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। तो आपको पता है कि सतत का तात्पर्य क्या होती है, या फिर 2 शब्दों से मिलकर बना है, सतत व व्यापक। तो पहले आपको सतत का तात्पर्य पता होना चाहिए, फिर व्यापक का। सतत क्या मतलब क्या होता है, निरंतर, रेगुलरिटी। ये आपका क्या होता है, सतत का तात्पर्य होता है निरंतर, रेगुलरिटी बनी रहे। दूसरा व्यापक। व्यापक का मतलब सरल शब्द में अगर समझे तो बड़े स्तर पर। अब बच्चे के साथ बड़े स्तर पे क्या होगा, बड़े स्तर पे क्या देखना चाहिए। पहले क्या होता है, स्कूल में मूल्यांकन समानता किसका करते हैं, शैक्षिक पक्ष का। लेकिन जब सीसी लागू तो निकल के सिर्फ हमें शैक्षिक पक्ष का मूल्यांकन नहीं करना है, शैक्षिक के साथ साथ क्या होंगे उसके सह शैक्षिक पक्ष होंगे, इन सब पक्षों का भी मूल्यांकन करना है। क्योंकि हो सकता है ना कि कोई बच्चा शैक्षिक पक्ष में नहीं अच्छा लेकिन अन्य सह शैक्षिक पक्ष में बहुत अच्छा होगा। तो कह रहा है कि शैक्षिक व सह शैक्षिक पक्ष दोनों पक्षों को निरंतर रूप से मूल्यांकन करना ही सतत व व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। अब निरंतर रूप से मूल्यांकन क्यों करते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, आप सबको पता है कि बच्चों क्या हो जाता था, हाफ ईयरली एग्जाम हो जाते थे, उसके बाद क्या होता था उसका पूरा एनुअल एग्जाम होता था। तो कई बार क्या होता था, कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसके नंबर भी अच्छे आते हैं, क्लास में उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन क्या होता है कि जिस दिन उसका एनुअल एग्जाम का डे होता है उस दिन क्या होता है उसको फीवर आ गया या उसके साथ कोई ऐसी घटना घट गई जिससे क्या होगा उसको काफ़ी आघात पहुंचा या कोई और चीज़ होगी, तो उसने क्या किया एनुअल एग्जाम के दिन बहुत मतलब अच्छा पेपर ही नहीं कर पाए, या क्या मान लीजिए कई बार क्या होता है बच्चे पेपर ही छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या आ गया, क्या ऐसी कंडीशन में उस बच्चे को फेल करना सही होगा, जबकि आपको पता है कि वो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा, अभी तक की उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। इन सब कारणों की वजह से क्या हुआ, पर सतत व व्यापक मूल्यांकन लाया गया कि हमें क्या करना है, बच्चे को निरंतर रूप से सतत रूप से मूल्यांकन करते रहना है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, क्या हुआ आपका सतत व व्यापक मूल्यांकन लाया गया। अब आपको समझ में आया कि सतत व व्यापक मूल्यांकन लाया क्यों गया। अब कह रहे मूल्यांकन करते समय विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को ध्यान रखना है। इस चीज़ को याद रखना, एज अ टीचर जब भी आप बच्चे का मूल्यांकन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। टीचर को शैक्षिक तो विकास करना है लेकिन शैक्षिक के साथ साथ क्या होता है उसको सर्वांगीण उसके जीवन के सारे क्षेत्रों में विकास करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने कह दिया कि एजुकेशन में बहुत अच्छा मतलब आप शिक्षित बन जाइए, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, बाकी क्षेत्रों में बहुत ही वीक है या बहुत मतलब अच्छा नागरिक नहीं बना। इसलिए टीचर का उद्देश्य क्या होता है, सर्वांगीण विकास करना।
क्योंकि जैसे एनसीएफ ने भी कहा है कि टीचर को क्या करना है, समाज की जो आकांक्षाएं उन सबका भी ध्यान रखना है। कि एक बालक को जब कोई माता पिता विद्यालय भेजते हैं तो उसकी क्या होती है, कुछ आकांक्षाएं होती हैं कि हमारा बच्चा एक सुयोग्य नागरिक बनेगा, अच्छे से अपनी जीविकोपार्जन कर सकेगा। ये सारी आकांक्षाओं के साथ ही तो विद्यालय भेजते हैं। तो एक टीचर को क्या करना है, इन सारी आकांक्षाओं को भी ध्यान में रख के करना है। तो इसलिए क्या करना है, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पर ध्यान रखना है। अगला क्या होता है, मूल्यांकन की प्रक्रिया सतत रूप से होनी चाहिए। ये किसने बोला था, सतत और व्यापक मूल्यांकन में, क्योंकि जब निरंतर रूप से करेंगे तो आपको एक तो पहली बात तो पता चलेगा, बच्चे के परफॉर्मेंस भी पता चलती रहेगी। दूसरा, जैसे छोटे छोटे टॉपिक मिला के आप एफए वगैरह लेते हैं तो उससे क्या होता है कि पता चलता है कि छोटे जैसे आपने 2 या 3 टॉपिक पढ़ा है, उसी टॉपिक का क्या लिया आपने एफए ले लिया। तो अगर बच्चे की रैंक अच्छी नहीं आई, बच्चे के नंबर अच्छे नहीं है, तो आपको समझ में आना कि बच्चे को अभी टॉपिक समझ में नहीं है, तो आपको क्या कर सकते हैं, उन टॉपिक को तो दोबारा पढ़ा सकते हैं, बच्चे के लिए रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए यही प्रक्रिया आप क्या करते हैं, पूरे एनुअल के ख़त्म होने की बात करते हैं, एनुअल एग्जाम में आप क्या समझा सकते हैं, बच्चे को पूरा एनुअल दोबारा सिलेबस पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते ना। अब उसके लिए उस टाइम पर रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था भी नहीं कर सकते। इसीलिए क्या होता है, ये प्रक्रिया धीरे धीरे निरंतर रूप से होती रहनी चाहिए। अगला कह रहा है कि सतत व व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत बच्चों का शैक्षिक व शैक्षिक दोनों बच्चों का सतत रूप से मूल्यांकन करना चाहिए। अब शैक्षिक पक्ष क्या होते हैं, जैसे उसके एग्जाम, उसके टेस्ट, ये सब होते हैं। और अन्य शैक्षिक पक्ष क्या होते हैं, अन्य एक्टिविटी जैसे कराते हैं सिंगिंग, डांसिंग, एसे राइटिंग, स्पोर्ट्स, ये सारी जो स्विमिंग, अलग अलग एक्टिविटी जो स्कूल में कराई जाती है, क्या होता है, शैक्षिक होती हैं। तो इन दोनों का मूल्यांकन करना है। कई बार क्या हो सकता है कि कोई बच्चा क्या होगा, शैक्षिक रूप से अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो किसी दूसरे उसमें बहुत अच्छा हो सकता है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो, सिंगिंग में बहुत अच्छा हो, डांसिंग में बहुत अच्छा हो, कुकिंग में बहुत अच्छा हो सकता है ना, कि अलग किसी क्षेत्र में कला में माहिर हो। तो इसलिए आपको दोनों बच्चों का मूल्यांकन करना है। तो जो बच्चा पढ़ने में नहीं अच्छा तो किसी दूसरे क्षेत्र में अच्छा है, तो उसको उस क्षेत्र में करियर बनाने की सलाह देनी है। कि जिस बच्चे को खेल में इंटरेस्ट है तो उसको आपको खेल के क्षेत्र में सलाह देनी कि आप बेटा इसमें भी कैरियर बना सकती, इसमें कैरियर का भी ऑप्शन होता है। ये सारी चीज़ें क्या करनी, एक टीचर को करनी है। एक टीचर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अपने बच्चों का, छात्रों का, बालकों का क्या करना है, सर्वांगीण विकास करना है। अब चलिए हम पढ़ते हैं सतत व व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं। जैसे आपने समझ लिया कि सतत व व्यापक मूल्यांकन होता क्या। सतत व व्यापक मूल्यांकन के अंदर हम छात्रों के शैक्षिक व शैक्षिक दोनों बच्चों का निरंतर रूप से मूल्यांकन करते हैं। तो कह रहा है कि सतत व व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों करते हैं। इससे क्या होता है, अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को क्या करता है, हिस्सा बन जाता है। मूल्यांकन जो होता है अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। जैसे क्या होता है, आप बार बार करते रहते हैं तो एक तो बच्चे का आपको जो नहीं समझ में आपको तुरंत समझ में आ जाता है, फिर उसके लिए आप दोबारा व्यवस्था करवा सकते हैं, उसको एक्स्ट्रा क्लास दे सकते हैं, उसको रेमेडियल टीचिंग दे सकते हैं, उसको अलग से समझा सकते हैं। और परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना है। इससे क्या हो कि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ भी नहीं होता है। जैसे एनसीएफ का सूत्र ही क्या है, शिक्षा बिना बोझ की। ये आपके एनसीएफ का सूत्र ही है। ये जो मैंने आपको एनसीएफ के बारे में समझाया तो मैंने आपको बताया भी था। तो कह रहे ऐसे क्या होता है, बच्चों को बहुत टेंशन नहीं होती। जब एनुअल एग्जाम होता था कि बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती थी, पूरा पूरा सिलेबस रिवाइज करना होता था, वो सच नहीं लगता था कि मैं तो सारा भूल गया। ऐसे क्या होता है, जब उनके थोड़े थोड़े एफए वगैरह होते रहते, एफए होते हैं, एस्से होते हैं, तो उन्हें क्या रहता है, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं 3-3 4-4 लेसन के, तो उन्हें आसानी से रिवाइज भी कर लेते हैं। और एग्जाम में जब वो अच्छा कर लेते हैं तो उन्हें लगता है नहीं मेरे को तो तैयार है, मैंने तो नंबर अच्छे गेन किए थे। ये सारी चीज़ें क्या होती है, परीक्षा के लिए उनके मन से भय भी समाप्त हो जाता है। और मूल्यांकन के द्वारा प्रगति व निष्पादन स्तर का आकलन करना। इसके मूल्यांकन के अलावा आप क्या करते हैं, उसके छात्रों की प्रगति व उसके निष्पादन स्तर का तात्पर्य क्या होता है, परफॉर्मेंस, उसका आकलन करते हैं कि बच्चों की परफॉर्मेंस कैसे रही। जैसे एग्जाम में उनके नंबर कम आए तो आपको आकलन लगा लेते हैं ना कि बच्चों को भी ये टॉपिक समझ में नहीं आए हैं, इनमें और पढ़ाने की ज़रूरत है, और दूसरे शिक्षण विधि के आधार पर समझाना है। तो ये सब किसके द्वारा आकलन करते हैं, मूल्यांकन के द्वारा। अगला कह रहे छात्र का सर्वांगीण विकास करना, क्योंकि सतत व व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत अब क्या करते हैं, शैक्षिक व शैक्षिक दोनों बच्चों का करते हैं ना। तो इससे क्या होता है, उसका सर्वांगीण विकास होता है कि अगर उसमें शैक्षिक क्षेत्र में अच्छा नहीं तो उसे आप मौका दे सकते हैं कि बेटा आप शैक्षिक क्षेत्र के जो अन्य एक्टिविटी हैं उन पे अपना क्षेत्र बना सकते हो, उन पे कैरियर बना सकते हैं, जिससे क्या होता है, छात्र का सर्वांगीण विकास होता है।
और अगला टॉपिक क्या होता है, छात्र के निष्पादन स्तर में सुधार करना। निष्पादन क्या, अभी मैंने आपको बताया, उसके परफॉर्मेंस में अगर वीक है तो उसको क्या करना है, जैसे आपको पता चला एग्जाम, तो उसको सुधारने का प्रयास करना है। अगला हम पढ़ते हैं सतत व व्यापक मूल्यांकन का महत्व क्या होता है, कि हम सतत व व्यापक मूल्यांकन करते क्यों हैं, एक टीचर के लिए इसका क्या योगदान है। सतत व व्यापक मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थी की प्रतिभा का आकलन किया जाता है। क्या हम सीसी के द्वारा क्या करते हैं, पहले तो विद्यार्थी की प्रतिभा का आकलन करते हैं। प्रतिभा का आकलन का तात्पर्य क्या है, कि जैसे आपको पता चला कि बच्चे ये सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं, तो आपको पता चला ना कि बच्चे के अंदर सिंगिंग की प्रतिभा है। हो सकता है कोई बच्चा क्या होगा, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, तो आपको पता चला ना कि इसके स्पोर्ट्स में। हो सकता है कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो आपको पता चला ना किसकी बहुत अच्छे नंबर आ रहा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें आपको किससे पता चलती है, मूल्यांकन से। और मूल्यांकन से साथ ही अभिरुचि का भी ज्ञान होता है। इसके अलावा क्या होता है, मूल्यांकन के द्वारा आपको पता चलता है बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अगर उसको सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट है, हो सकता है डांसिंग में इंटरेस्ट है, हो सकता है कुकिंग में या किसी और क्षेत्र में, तो इससे क्या होता है, जब आप मूल्यांकन करते रहते हैं बार बार, तो पता चलता है कि छात्र की अभिरुचि किस क्षेत्र में है। ये सारी चीज़ें पता चल जाती है, तो आप छात्र को उचित सलाह दे पा जाते हैं, जिससे उसका क्या होता है, सर्वांगीण विकास हो सकता है। और इससे क्या होता है, बच्चों में अध्ययन के प्रति अच्छी आदतों का भी विकास होता है। जिससे क्या होता है, आप टाइम टाइम पे एफए वगैरह लेते हैं, तो बच्चे रेगुलरली वे पे पढ़ते रहते हैं। और पहले जैसे क्या होता था कि एनुअल एग्जाम होता था, तो कहा जाता है पहले बच्चे क्या करते थे, पढ़ते ही नहीं थे काफ़ी टाइम तक, एनुअल एग्जाम तक, एग्जाम के प्रेशर में फिर अचानक पढ़ना प्रारंभ करते थे। तो कहा जब अचानक पढ़ना प्रारंभ करते थे, तो क्या होता था कि उनका सिलेबस भी नहीं तैयार होता था, परीक्षा के प्रति उनका भय भी बहुत रहता था, टेंशन में रहती थी, तनाव में रहता था। यही सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसलिए अच्छी आदतों का विकास होता है। जैसे आपका सीटेट एक एग्जाम जुलाई में है, लेकिन आप अभी से वीडियो देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि आपका टॉपिक जो हो रहा है, छोटे छोटे टॉपिक आसानी से आप तैयार भी करते जा रहे हैं, उसको रिवाइज भी करते जा रहे हैं। जिससे क्या होगा कि जब आपका एग्जाम टाइम आएगा, आपको सिर्फ रिविजन करना पड़ेगा। और बाकी अदर बच्चे जैसे जिन्होंने अभी अपनी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की होगी, वो क्या करेंगे, उसी टाइम में उनको रिवीजन भी करना है, नोट्स भी बनाने हैं, तैयार भी करना है। ये सारी चीज़ें जब उसी टाइम पे करेंगे तो उन्हें टेंशन होगी कि ऐसा तो नहीं कि मैं सीटेट एग्जाम क्वालिफाई होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरा होगा कि नहीं होगा। अब जैसे आप लोग हैं, आप लोग इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, रेगुलर वे पे पढ़ रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, रिविजन भी करते जा रहे हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े टॉपिक पढ़ रहे हैं तो रिविजन भी करते जा रहे हैं। तो आपको लास्ट टाइम में क्या होगा, एक बार सिर्फ फाइनल रिवीजन करना होगा, उन चीज़ों को समराइज करना होगा केवल, जिससे आपके नंबर बहुत अच्छे स्कोर भी करेंगे और आपको टेंशन भी नहीं होगी। और जब टेंशन नहीं होगी तो आप और अच्छी अपनी परफॉर्मेंस देंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन, इससे क्या होता है, बच्चों में अच्छी आदतों का विकास किया जाता है। अब चलिए हम पढ़ते हैं पाठ्यक्रम का मूल्यांकन के बारे में, कि सीसी के तहत जो होता है कि आप पाठ्यक्रम का मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत हम संपूर्ण पाठ्यक्रम का 2 अवधि में मूल्यांकन करते हैं। इसमें क्या होता है, 2 उसमें बना लेते हैं, पहले ही होती है और उसमें 50% करते हैं, दूसरे में भी क्या होता है आपका 50% करते हैं। जबकि प्रथम अवधि होती है, इसमें आप क्या करते हैं, 2 रचनात्मक मूल्यांकन लेते हैं, आपके 2 एफए लेते हैं, 2 एफए लेते हैं, वह एक आपका क्या लेते हैं, ऐसे लेते हैं। ये सब आपने क्या होगा, अपने स्कूल टाइम में देखा भी होगा, या जब आपने अपनी ट्रेनिंग वगैरह की होगी तब देखा होगा कि स्कूल में क्या होता है, बच्चों के 2 बार एफए होते हैं, FA1 FA2, उसके बाद क्या होता है आपका ऐसे होता है। ये आपका क्या होता है, 6 महीने का एक सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। अगले में फिर यही प्रोसेस होती है कि दो आपके क्या हो जाते हैं, एफए हो जाते हैं, एक आपका क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो आपसे कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि जो प्रथम अवधि होती है उसमें कितने रचनात्मक मूल्यांकन लेते हैं, कितने योगात्मक। तो रचनात्मक मूल्यांकन कितने लेते हैं, 2 लेते हैं, उसका योगात्मक मूल्यांकन कितना लेते हैं, 1। अब रचनात्मक मूल्यांकन होता क्या है, मैंने भी आपको बताया था कि अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ ही किया जाने वाला मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन होता है। और योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है कि जो हम क्या करते हैं, पूरी पाठ्यक्रम, जैसे आपने 6 महीने के डिसाइड कर लेते कि आपको हाफ ईयरली एग्जाम जो होता है कि इतने टाइम से इतना कंप्लीट करना है, तो उसके पश्चात जो लिए जाते हैं आपका क्या होता है, योगात्मक मूल्यांकन होता है। इस तरह से आप 2 अवधि में क्या करते हैं, पूरे पाठ्यक्रम का सीसी के तहत मूल्यांकन कर लेते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि सीसी पहले कब लागू हुई थी, तो 1 अप्रैल 2010 को सीसी लागू हुई थी।
सीसी में क्या करते हैं कि जैसे क्या होता है, आपके पाठ्यक्रम का मूल्यांकन 2 अवधि में करते हैं। इसमें आपके 2 रचनात्मक मूल्यांकन होते हैं, एक आपका क्या होता है, योगात्मक मूल्यांकन होता है। अब रचनात्मक मूल्यांकन क्या होते हैं, अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ ही करते हैं, ये भी मैंने बताया। योगात्मक मूल्यांकन पाठ्यक्रम के समाप्ति पर करते हैं, जो आपका जैसे फाइनल एग्जाम होता है, हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं। सीसी के तहत केवल कितने ग्रेड प्रदान करते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या हो रही है, ग्रेडिंग व्यवस्था चल रही, तो आपसे पूछ सकता है कितने ग्रेड प्रदान करते हैं, तो इसमें कुल 9 ग्रेड प्रदान करते हैं। जैसे आपको पता होगा A1 A2 B1 B2 C1 C2 D E, ये सारे क्या होते हैं, कुल ग्रेड होते हैं, कुल 9 ग्रेड होते हैं। इस चीज़ को याद रखना, ये आप क्या होता है, सीसी के तहत प्रदान करते हैं। इस तरह से आज आपने सतत व व्यापक मूल्यांकन के टॉपिक को पढ़ा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन में 1 या 2 नंबर के तो क्वेश्चन हर बार के एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा ये आपका जो टॉपिक है आपके मैथ में भी काम देता है। इसके अलावा CDP में मैंने आपको उसको बहुत डिटेल से समझाया था, सतत व व्यापक मूल्यांकन को। इस तरह से इस पूरे वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए तथा हमारे चैनल पे सीटेट एग्जाम के लिए CDP की क्लासेस चल रही हैं। मैथ पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, हिंदी पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, सीटेट की EVS प्राइमरी लेवल की थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। EVS पेडागोजी क्लास आपको पता ही है, चल ही रही है। इसके अलावा हमारे चैनल पे सीटेट एग्जाम के लिए जूनियर लेवल की साइंस की क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा सीटेट एग्जाम के लिए जूनियर लेवल की SST क्लासेस, हिंदी ग्रामर की, इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। आप इन सारी क्लासेस को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। अगर आप इन सब के PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सारे PDF फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा हमारा FB पेज है जिसके आपको चैनल में लिंक दी हुई है, वहाँ पे आपसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारे नोट्स भी मिलते रहते हैं, तो ये सारे ज्वाइन कर लीजिए, नोट्स बनाते रहिए, रेगुलरली रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में टाइम है। तो इसलिए आप अगर थोड़ा थोड़ा डेली बेस पर रिवीजन करते रहेंगे तो आसानी से रिवीजन भी कर लेंगे और आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी होती जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। और आपको अगर कोई चीज़ नहीं आई तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।